मनीषा गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे मसालों की, जहां में भावों में तो उठापटक है ही, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एफएसएआई ने यहां पर 111 जो मसाले कंपनियां हैं उनके लाइसेंसेस यहां पर रद्द कर दिए हैं। सूत्रों के हिसाब से जो खबर एज ऑफ नाउ अवेलेबल है वो ये कि 4000 सैंपल्स की अभी भी यहां पर जांच हो रही है। 2200 सैंपल्स की जांच यहां पर की जा चुकी है और उसके मद्देनजर यहां पर यह स्टेप उठाया गया है। एफएसआई के ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि आगे जाकर और भी लाइसेंसेस यहां पर रद्द किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कई देशों के जो मानक है उससे कहीं ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड यहां पर मिलता हुआ नजर आया है इन मसालों में। काफी समय से पिछले 2-3 महीनों की अगर बात करें तो मसाले यहां पर चर्चा में रहे हैं। हमने काफी सारे स्ट्रिंजेंट एक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट में भी चिंताएं यहां पर उभरते हुए देखी हैं। और अब जिस तरह से यहां पर रेड्स पड़ती हुई नजर आई हैं, यहां पर चेकअप्स हो रहे हैं यहां पर कि किस तरह की क्वालिटी है, क्या कुछ पड़ा हुआ है, उसी को चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ कुछ मसालों की कंपनीज के यहां पर ओनर्स हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो सुन रहे हैं ऑन ग्राउंड यहां पर फिलहाल क्या होता हुआ नजर आया है। हमारे साथ हैं धनंजय राजगुर जो कि ओनर हैं राजगुर स्पाइसेस के, साथ ही जुड़ रहे हैं सत्यनारायण जी गुप्ता जो प्रोप्राइटर हैं। हमारे साथ गोकुल एंटरप्राइजेस के शुभम जवर भी हैं, प्रीति एंटरप्राइजेस के हैं। आप सभी का यहाँ पे कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छी खासी उठापटक हमने यहाँ पर मसालों के प्राइसेस में आते हुए देखी हैं। पिछले 2-1 महीने की बात यहाँ पर की जाए तो एक्सपोर्ट के नंबर्स बेहतरीन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चिंताएं अब यहाँ पर मसालों में आ रही है उसी पर आपका यहाँ पर एक सेंस भी लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे धनंजय, क्या कुछ आप जीरे में सुन रहे हैं इन सेंस ऑफ फंडामेंटल्स, और ऑफ कोर्स जो ये कंसर्न है क्वालिटी को लेकर उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो वेबिनार किया था गुरुकुल कॉमोडिटी गुरुकुल, तो उससे हमारे पूरे हिंदुस्तान के युवा पीढ़ियों को कुछ नया जानने मिला है। और शुक्रिया। इसके कारण मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वायदा बाजार में वॉल्यूम बढ़ेगा। थैंक यू धनंजय जी। अच्छा, जीरे की बात कर लेते हैं पहले। तो जीरा अभी भी मार्केट में 50% जीरा आ चुका है जी। और अभी भी 50% जीरा आना बाकी है। हमारे गणित के हिसाब से जीरा 1,10,00,000 बोरी के आसपास जीरा आना चाहिए था। 50 लाख बोरी जीरा आ चुका है। किसानों के पास माल है। इससे 20 से 30% किसान इस साल माल बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनको गए साल जैसा दाम नहीं मिला है। तो देखने जाए तो सिर्फ 25 से 30 लाख बोरी में हमें 7 महीना निकालना है। तो आने वाले 6-7 महीनों में जीरा घटने का चांस सिर्फ 10 से 15 रुपया लग रहा है। उससे ज्यादा जीरा घट नहीं सकता है। ये मार्केट की रिपोर्ट है। और मानसून भी समय पर आ चुका है। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि मानसून देखकर किसान अपना रूप बदलेंगे। तो किसानों की अभी थोड़ी चितपुर बिकवाली है, लेकिन क्या है कि सामने अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है। तो जून जुलाई में ऐसे भी डोमेस्टिक ग्राहकी थोड़ी कमजोर रहती है। तो वो हिसाब से इतना कुछ मार्केट अप नहीं हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक अपना एक्सपोर्ट की गिराकी बहुत अच्छी है सर। हम्म। तो 50% जो आवक है बाजार में वो आ चुकी है। 1,10,00,000 बोरी की आवक इस बार एक्सपेक्टेड है, एज इन फुल क्रॉप एक्सपेक्टेड है। और एक्सपोर्ट की जो मार्केट है वो यहाँ पर अच्छी खासी है। ऑफ कोर्स पिछले साल के हिसाब से भावों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और जैसे आपने कहा धनंजय जी, उस लिहाज से शायद किसान भी अपना माल बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर बाजार में लेकर नहीं आ रहे। लेकिन धनंजय जी, जो चिंता है यहाँ पर क्वालिटी को लेकर, जिस तरह से हमने एफएसआई की इतनी सारी रिपोर्ट्स आते हुए देखी हैं, काफी सारी बातचीत यहाँ पर बाजारों में हो रही है, काफी सारे ट्रक पकड़े गए हैं जो फेक जीरा बनाने वाले हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर रेड पड़ती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल जीरा मार्केट इन सब न्यूज रिपोर्ट्स को कैसे देख रहा है? ये जो जानकारी है वो सब प्रशासन उन पर काबू करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। ये सब वहाँ एक्चुअली जहाँ से जीरा पैदा होता है वहां पर ही ये सब हो रहा है, हम्म। देखने जाए तो। हम्म। क्योंकि हम भी मुंबई मार्केट में बैठे हैं, तो हमको भी बहुत प्रॉब्लम। समझो आज की रेट से समझो जीरा 300 सवा 300 के नीचे जीरा नहीं, तो भी यहाँ पर 250 260 70 में जीरा। तो कस्टमर को हम लोग को समझना पड़ता है प्रैक्टिकल कि इस रेट में अगर जीरा मिलता है तो मिलावट जीरा होगा या इसमें कोई मॉइस्चर या कुछ डाला हुआ रहेगा, तो ही वो सस्ता बिक सकता है। तो उसके लिए प्रशासन को हमारा निवेदन है कि थोड़ा और स्ट्रिक्ट होए और उस पर ध्यान दे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अगर आपको बाजार से बहुत सस्ता जीरा मिल रहा है तो क्लियरली उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर कंसर्न क्वालिटी के हिसाब से रह सकती है, या फिर वो फेक मसाले भी हो सकते हैं, जिस तरह के काफी सारे इंस्टेंसेस हमने यहाँ पर आते हुए देखे भी हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे गुप्ता जी, यहाँ पर आप क्या कुछ यहाँ पर सुन रहे हैं, क्योंकि हमने काफी सारी खबरें यहाँ पर आते हुए देखी हैं। सबसे पहले जो ये फेक और लो क्वालिटी की मसालों की चिंता है जो अब बहुत बड़ी बनती हुई नजर आ रही है, आप क्या देखते हैं? मैम, अपने देश में एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि जो थोड़ा सा भी किसी चीज का रेट अप होता है तो लोग
मिस यूज करने लग जाते हैं। धनिये में भी मोस्टली ये लोग इसका लोअर क्वालिटी का रफी डंठल वगैरह यूज करके मिक्स करके पीसते हैं। और वैसे भी धनिया प्रोडक्शन में फार्मर्स ने भी पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत बढ़ा दिया प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए। जी। तो वो प्रॉब्लम तो आएगी। बिना पेस्टिसाइड के ऑर्गेनिक माल तो अवेलेबल होना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा इसका रेट ज्यादा होने की वजह से ब्रांडेड लोगों को छोड़कर बाकी लोग जनरली इसका लो क्वालिटी का यूज ज्यादा कर रहे हैं। और क्या कुछ आप देख रहे हैं सत्यनारायण जी, अगर मतलब इतनी बड़ी अगर ये चिंता बनती चली जा रही है, और ये पहली बार नहीं है ऐसा हुआ है, लेकिन ये पहली बार ऐसा जरूर हुआ है कि एफएससीआई ने इतने बड़े लार्ज स्केल पे यहाँ पर काम करना शुरू किया है? जी मैम, डे बाय डे इसके फॉरेन का भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है इसमें, और मसाले पास लोग अवेयर हो रहे जा रहे हैं धीरे धीरे क्वालिटी के उस पर रिसर्च आएगा। और बिना कोई भी स्पाइसेस, बिना पेस्टिसाइड्स के इसके प्रोडक्शन करना बहुत टिपिकल हो गया इस टाइम। क्लाइमेट का भी प्रॉब्लम रहता है जिस एरिया में, वहां पर सर्दी गर्मी ज्यादा होने की वजह से पेस्टिसाइड्स का यूज करना ही पड़ता है। तो फार्मर्स के इजीली वे में आ गया है कि वो मानते ही नहीं है करने, प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए, और उसका इफेक्ट इसी पे आ रहा है। एब्सोल्युटली सत्यनारायण जी, अभी तो हम ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है यहाँ पर एक तरीके से, कि जिस तरह से हमको यहाँ पर माल मिलने लगा है। आपसे भी शुभम यही पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह की तकलीफें यहाँ पर आते हुए नजर आई हैं, और ये सिर्फ जीरे और धनिये तक सीमित नहीं है, हल्दी के बारे में भी यहाँ पर बहुत कुछ सुनने को मिला है। तो एज एन इंडस्ट्री आप लोग की अब कॉन्वर्सेशन क्या है? और जैसे धनंजय जी ने कहा कि काफी हद तक जो ये मिलावट है सोर्स पे ही होते चली आती है। स्पाइस होम है, अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। यहाँ पे एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है स्पाइसेस में, और जैसे भाव बढ़ते हैं कोई भी कमोडिटी के, वैसे एडल्ट्रेशन इस पे बढ़ते जाता है। हम इसको लास्ट ईयर से देख रहे हैं। यूरोप इस चीज के लिए काफी स्ट्रिंजेंट था। उन्होंने ईटीओ पहले बैन किया था, उसके बाद क्लोरोफेरेसिस से केमिकल आता है, पेस्टिसाइड आता है जो कि हल्दी में यूज होता है बेसिकली, वो दैट इज यूज्ड एज मॉस्किटो रिपेलेंट। तो उन्होंने उसके ऊपर बैन लगाया बाद में। अभी सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर वो लोग थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, तो उस वजह से थोड़ा एक्सपोर्ट भी काफी रुक गया है। जैसे अगर कोई कंट्री बैन कर देती है तो वहाँ पे इंपोर्टर्स भी मंगवाते नहीं है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एफएसएससीआई भी काफी अच्छी मेहनत कर रहा है। वो काफी ये चीज कोशिश कर रहा है कि ये सब मिक्सचर वगैरह एडल्ट्रेशन इस पे कम हो। तो एज ऑफ नाउ जैसे आप लोग सब यहाँ पर ट्रेडर्स हैं शुभम, क्या आपके ऊपर भी इसका असर पड़ता है? आप लोग कैसे इससे डील कर रहे हैं? जी मैम, अभी इसमें ऐसा है, आज के डेट में भी अगर आप इंडस्ट्री में बाजार में देखो, अगर हल्दी की हद तक देखो, अगर हल्दी हम नीचे से नीचे अगर कोई क्वालिटी लेने जाते हैं, अच्छी क्वालिटी तो 130 से 140 के रेंज में मिलती है, और बाजार में हमको 105 106 का भी एक्सपोर्ट होते हुए देख रहे हैं। तो इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। एफएससीआई देख ही रहा है, स्पाइस बोर्ड को भी इस पे थोड़ा इंटरवेन करके इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कुछ लोग करते हैं और पूरे के पूरे फिर सेक्टर को उस तरह से यहाँ पर देखा जाता है। सेक्टर, द इम्पैक्ट इज ऑन सेक्टर। जी हाँ, एक्सपोर्ट्स पे भी इसका असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। तो क्लियरली यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर काम करने की जरूरत है। ये ऑफ कोर्स आप लोग का यहाँ पर नजरिया है। अब आप लोगों से एक प्राइसेस का सेंस भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। और धनंजय जी, आपने कहा कि एक्सपोर्ट की मार्केट यहाँ पर अच्छी खासी है। ऑफ कोर्स इंटरनली हम यहाँ पर काफी सारी चीजों से जूझ रहे हैं, फिर चाहे वो एडल्टरेशन है, लो क्वालिटी है, इवन फेक मसाले हैं फॉर दैट मैटर। ओवरऑल यहाँ से अब आगे जाते हुए किस तरह से आप प्राइसेस को देखते हैं? प्राइजेस में ऐसा है कि ये सब फेक मसाले जो है ना, वो मेगा सिटी मेट्रो सिटी में कम बिक रहे हैं, वो विलेज और उस जगह पर ज्यादा बिक रहे हैं। वहां पर क्या है, बेचारे गरीब प्रजा रहती है तो उनको कुछ पता नहीं चलता है, और वहां पर वो मिक्सिंग करके वहां बेच सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सुधरने की जरूरत है कि थोड़ा स्टैंडर्ड लेके आए मसालों के अंदर, और हल्का माल नहीं बेचे, और ब्रांडेड लोगों से ही काम करे। और मार्केट की अगर बात करूँ जीरे की, मनीषा जी, तो जीरा अभी 15-20 दिन का टाइम है कि फॉरेन मार्केट में चाइना, टर्की, सीरिया, इनकी रिपोर्ट 15 जुलाई से करके 1 अगस्त के बीच में आएगी। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो हिसाब से चाइना खुद यहाँ से इंडिया से जीरा अभी फिलहाल ले रहा है। तो वो हिसाब से लग रहा है कि चाइना हमें नड़ेगा नहीं, लेकिन टर्की, सीरिया का माल अच्छा। ओके, यानी कि चाइना भी फिलहाल यहाँ पर भारत से खरीद रहा है, और आगे जाने पर 15-20 जुलाई के आसपास जिस तरह से रिपोर्ट्स आएंगी उनसे डिपेंड करेगा कि प्राइसेस कहाँ जाएंगे। लेकिन क्योंकि पिछले साल लोग इतने ऊंचे भाव देख चुके हैं, तो क्लियरली उसका इम्पैक्ट तो हमने यहाँ पर सप्लाईज में आता हुआ देखा ही है। सत्यनारायण जी, आप कैसे देखते हैं आगे जाके धनिया के प्राइसेस यहाँ से?
गन्ने के प्राइसेस मैडम पिछले 1 से 1.5 महीने में लगभग स्टैंड जैसे बने हुए हैं। जी। और थोड़ा पूरे नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी डिमांड कमजोर थी, लेकिन जैसे अब मानसून आया और क्लाइमेट चेंज हुआ तो इसकी नेचुरल डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड भी आना चाहिए। और इधर मार्केट में सप्लाई एकदम कम होती आ रही है, एराउंड काफी कम हो रही है। यहाँ से थोड़ा सा इसको मार्केट को ठीक होता हुआ लग रहा है। तो 15 जुलाई से लेकर पूरा अगस्त और सितंबर तक का जो फेस्टिवल सीजन होता है, इसमें डिमांड भी बढ़ेगी और रेट भी अच्छा आना चाहिए। तो कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे फिर भाव? और मैडम यहाँ से लगभग इसमें 10 रुपए किलो की तेजी एक बार एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो मानसून के चलते मांग अच्छी हो रही है और 10 रुपए प्रति किलो तक के भाव यहाँ पर आगे जाके बढ़ भी सकते हैं। शुभम, आप कैसे देखते हैं हल्दी के प्राइसेस? क्योंकि जब ये साल शुरू हुआ था सबने कहा था कि हल्दी इस साल का जीरा है इन सम सेंस, वो एग्जैक्टली हमने होता हुआ नहीं देखा, लेकिन हायर हाई जरूर बने हैं। यहाँ से किस तरह की डिमांड और कैसे प्राइसेस आप बनता हुआ देखेंगे? जी मैम बिल्कुल, अभी इस साल तो हमने हाईएस्ट रेट तो देख ही लिया है। अभी ये हो गया है कि यहाँ पे सोइंग 80 से 90% हो चुकी है हल्दी की। जो एग्जैक्ट सोइंग डेटा फाइनल डेटा अभी आने टाइम है, बट जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से लास्ट ईयर से सोइंग थोड़ी अच्छी हुई है। तो उस कारण अभी थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, दबाव इस पे बना हुआ है। बट इसमें अभी डाउन साइड एक रेस्ट्रिक्टेड है, 5 रुपए का डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड है। ऊपर में हम इसे 10 से 15 रुपए की जल्दी में तेजी देख सकते हैं। ओके, तो यानी कि शॉर्ट करके चलने वाला यहाँ पर कोई मसाला नहीं है। आगे जाकर तेजी की एक्सपेक्टेशन है। मानसून के करीब करीब यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है और मानसून के बाद तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में फेस्टिवल्स भी शुरू हो जाते हैं, तो उसकी मांग भी यहाँ पर बाजार में आएगी। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ को बहुत कीनली देखना होगा और वो क्वालिटी इशूज़ हैं, जिसके ऊपर क्लियरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र फिलहाल FSSAI की है। और जैसे कहा गया कि स्पाइसेस बोर्ड को भी यहाँ पर इसे सपोर्ट करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि ये चिंताएं यहाँ से हटाई जा सकें और एक्चुअल प्रॉपर ब्रांडेड माल यहाँ पर बेहतर तरीके से बिक सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपने रिस्पेक्टिव एरियाज पर यहाँ पर बातचीत करने का और ऑब्वियसली वो क्वालिटी इश्यूज पर भी हमें और क्लैरिटी यहाँ पर देने का। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे ब्रिजेश लाहौती जी, वो ट्रेडिंग पार्टनर हैं बिरदी चंद अमरचंद लाहौती के। उनसे जानेंगे कि मक्के को लेकर अब यहाँ पर क्या कंसर्न्स हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पर भाव तो बढ़ते हुए नजर आए ही हैं, सोइंग का पीरियड भी है, इंपोर्ट्स की बात भी यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे प्रियंक उपाध्याय, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए ब्रिजेश जी। और सबसे पहले तो ये जो लेटेस्ट TRQ का मामला है, जहां पर नियरली 5 लाख टन मक्का खरीदने की बात यहां पर की जा रही है। और मक्के की अगर बात करें तो पिछले 2-1 साल में सब लोगों का इंटरेस्ट यहां पर बढ़ा है, फिर चाहे वो स्टार्च प्रोड्यूसर्स हैं, पोल्ट्री है, एथनॉल प्रोड्यूसर्स हैं। एज ऑफ नाउ जिस तरह की अवेलेबिलिटी है मार्केट्स में और जिस तरह के इंपोर्ट्स को देखा जा रहा है, पहले से ये एक मामला यहाँ पर कोर्ट में भी है, ये ड्यूटी के हिसाब से कैसे देखते हैं करंट सिचुएशन आप? अभी शॉर्टेज थोड़ा देखा जा रहा था जिससे प्राइसेस अप हो रहे थे, और गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया है और TRQ पर, मतलब ये सब्सिडाइज इंसेंट रेट पर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट अलाउ किया है। वो जो नॉन GM क्रॉप है वो यूक्रेन से आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री का। अब जो मामला है ये पूरा TRQ वाला, क्या वो इन फेवर है फिलहाल इंडस्ट्री के लिहाज से? डेफिनेटली इंडस्ट्री के फेवर में है और इंडस्ट्री कम रेट में जो माल चाहती है वो इससे मिलता है। जो होर्डिंग का जो मेंटालिटी था वो थोड़ा कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। हालांकि जो शॉर्टेज है वो बना हुआ है। TRQ से जो इंपोर्ट होने वाला माल है वो आने में 2 से 2.5 महीने का समय मिनिमम लग सकता है, ये लोग सभी जानते हैं। बट फिर भी एक जो तेजी का साइकिल था वो थोड़ा ब्रेक हुआ है। साथ ही ब्रजेश जी, बुआई किस तरह की है फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि हमने MSP को बढ़ते हुए देखा और काफी लोग मानते भी हैं कि कॉटन का कुछ एरिया शायद यहाँ पर मक्के को जा सकता है, लेकिन करंटली ऑन ग्राउंड आप क्या सुन रहे हैं? डेफिनेटली सारे जो खरीफ स्टेट्स है मेज से रिलेटेड, उनमें सभी में बहुत अच्छे इंप्रेसिव नंबर्स मिल रहे हैं और किसान जो देख रहा है कि उसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वो इस क्रॉप की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम डाउन साउथ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड MP, all states have shown good sowing updates till now, and राजस्थान में भी अभी सोइंग स्टार्ट हो रहा है एंड वी एक्सपेक्ट कि सभी जगह कम से कम 15 से 20% का ग्रोथ होगा।
15 से 20% का इजाफा यहाँ पर बुआई के तरीके से आता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स प्राइसेस हाई हैं और डिमांड अच्छी खासी है। ब्रिजेश, यहाँ से जो इम्पोर्टेड हो रहा है टीआरक्यू के तरीके से, वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए एज ऑफ ना होता हुआ नजर आया है? बिकॉज जैसे कहा कि डिमांड सभी की तरफ से यहाँ पर आती हुई नजर आई है, पर क्या ये फीड एज इन पोल्ट्री की तरफ जाएगा? नहीं, ये मोस्टली स्टार्च इंडस्ट्री में ही जाएगा, जो ट्रेडिशनली इंपोर्टेड माल आ रहा है। इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ एथेनॉल प्लांट्स भी इंपोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रिजेश जी, आगे जाके अब प्राइसेस पे क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि प्राइसेस ऑन द हायर साइड हैं। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए देखी है, तो इस लिहाज से इंपोर्ट शायद सही बैठेगा। लेकिन जैसे आपने कहा 2-2.5 महीने लग जाएंगे ये 5 लाख टन आने में, तब तक कंट्री की क्या सिचुएशन रहती हुई नजर आ रही है? क्या प्राइसेस बन सकते हैं? हम थोड़ा शॉर्टेज जरूर फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए प्राइसेस करंट लेवल से डाउन साइड किसी को भी नहीं लगती है। और जो फाइनर क्वालिटी है जो फीड इंडस्ट्री में लगती है, पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली, उसमें प्राइसेस का थोड़ा अपमूव एक्सपेक्टेड है, 50 to 100 रुपीज का एटलीस्ट। और एक बार जब इंपोर्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे, तब तक एक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि किस तरह की सोइंग यहाँ पर हुई है। आपको लगता है उसके बाद प्राइसेस करेक्ट हो जाएंगे? प्राइसेस करेक्ट नया गुड्स जब आंखों के सामने दिखने लगेगा तभी होगा मैडम, बिकॉज करंटली वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ अराउंड 15 to 30 days एटलीस्ट। सो ब्रिजेश जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन प्राइसेस की संभव नहीं है, क्योंकि सामने डिमांड सिर्फ इंप्रूव होती हुई ही नजर आ रही है? यस, डिमांड कंटिन्यूड है। फीड इंडस्ट्री ये 3-4 महीनों में थोड़ा सबड्यूड होता है डिमांड, बट फिर भी जो करंट स्टॉक पोजीशन है वो हिसाब से फिलहाल प्राइसेस डाउन साइड कहीं नहीं दिखता है। बट डेफिनेटली टीआरक्यू मूव से अप मूव में थोड़ा कंफर्ट मिला है, ब्रेक मिला है, एंड इंडस्ट्री के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा है। पर जैसे आपने कहा कि जस्ट अबाउट सर्वाइवल है, यहाँ पर 15-20 दिनों 15 से 30 दिन का तो यहाँ पर इन दैट सेंस शॉर्टेज यहाँ पर बनता हुआ नजर आ ही रहा है। तो अगर एक लॉन्ग टर्म सेंस भी लें यहाँ पर मक्का एज एन इंडस्ट्री की, जिस तरह से ये सडनली लाइमलाइट में आया है, जिस तरह से इसके यूजेजेस हमने फैलते हुए देखे हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री अब आपको यहाँ से कैसी नजर आती है? बजट भी है, आशा ये भी की जा रही है, जितने लोगों से हमारी बात हुई है, कि इस बार हमें यहाँ पर ऑयल सीड्स पे कुछ सुनने को मिलेगा, गेहूं पे कुछ सुनने को मिल सकता है, और शायद रेथनॉल के लिहाज से बाकी कमोडिटीज को, तो मक्का इन दैट सेंस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा देखा जाओ हिस्टोरिकली सिंस लास्ट 2 decades मेज का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है, एंड दिस इज द थर्ड हाईएस्ट ग्रोन क्रॉप आफ्टर राइस एंड व्हीट इन इंडिया, एंड इट इज नाउ सब्सटेंशियल इन नंबर, एंड इसमें हम कंटिन्यूअस ग्रोथ एक्सपेक्ट करते ही है एनीवेज, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एथेनॉल इंडस्ट्री हमें अदर यूजेस भी मेज के बढ़ ही रहे हैं। जैसे फूड इंडस्ट्री में भी मेज के वेरिड यूजेस है, and pharmaceutical and lots of other industries are actively procuring from maize related derivatives. फेयर पॉइंट दैट। तो भाव आगे यहाँ पर बढ़ ही सकते हैं। मक्के का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सामने डिमांड भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये एक ऐसी कमोडिटी है जो इन फोकस यहाँ पर लगातार रह सकती है। ब्रिजेश लाहौती जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर यहाँ पर डिटेल में हमसे बात भी करने के लिए। चलिए, तो बात हुई मक्के की अब, लेकिन आगे बढ़ेंगे क्योंकि बाकी कमोडिटीज में अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर है। हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं। प्रियांक, ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज पॉवेल टेस्टिमनी है, कल यहाँ पर फेड मीटिंग मिनट्स जारी होंगे, फ्राइडे को यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा है। अगर हम नॉन एग्रो एज अ सेक्टर की यहाँ पर बात करें तो ये सभी डेटा इवेंट्स कितने इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और आपकी टॉप पिक्स उस लिहाज से कहाँ पे होगी नॉन एग्री में? गुड इवनिंग मनीषा जी। ये वीक काफी डेटा पैक रहेगा। जिस तरह से हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रेशियस मेटल्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं पॉवेल की स्पीच और एफओएमसी मिनट से कुछ ना कुछ एक डायरेक्शनल मूव की आने की संभावना है। एंड प्लस नॉन फार्म पेरोल एक इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा जो मार्केट पुट अप करेगा। ओवरऑल मैं अगर देखूं तो जो जिस तरह से 2300 का सपोर्ट होल्ड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2300 से लेकर 2280 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर वो प्रोटेक्ट कर लेता है गोल्ड, तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली एक अपमूव ऑन द हायर साइड हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। वहीं सिल्वर की भी अगर मैं बात करूं तो सिल्वर भी 28 हाफ 28 जोन्स ये काफी क्रूशियल जोन्स रहेंगे।
अगर ये होल्ड कर पाता है तो मुझे लगता है कि एक और रैली टुवर्ड्स $31-32 सिल्वर में आ सकती है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि बुलियन कॉम्प्लेक्स में कि गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेशन के फेज में है, पर विद अ पॉजिटिव बायस, एंड इवेंचुअली प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने चाहिए। ऑलराइट, तो सोने चांदी में जिस तरह की मुनाफा वसूली आनी थी वो शायद जून के महीने में आ गई है, क्योंकि इन दोनों ही कमोडिटीज ने जून के महीने में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहां से अब शायद बेस बनता हुआ नजर आ रहा है और खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। साथ ही प्रियांक, आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछला महीना, पिछला क्वार्टर यहाँ पर पॉजिटिव रहा है और इस क्वार्टर को लेकर तो बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि डेफिसिट देखने को मिलेगा और डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएगी। हम ऑलरेडी यहाँ पर हरिकेन्स को भी देख रहे हैं, शायद एक रेट कट भी आता हुआ नजर आएगा। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस इन दैट सेंस किस तरह की रेंज बना सकते हैं और यहां से क्या करने की राय? देखिए, क्रूड ऑयल का जो अंडरटोन है वो काफी बुलिश है। इन लास्ट 10 से 15 दिन, 20 दिन, अगर एक महीने की भी हम बात करें तो ऑलमोस्ट $73 से $83 WTI चला गया है। अभी जो फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं, जिस तरह का हरिकेन बेरिल का इम्पैक्ट रहेगा, वो एक क्रूशियल फैक्टर प्ले करेगा। प्लस समर ड्राइविंग सीजन का डिमांड पिकअप होगा, एंड अगर रेट कट्स की संभावना बढ़ती है और डॉलर में गिरावट आती है तो उसका भी एक सपोर्ट क्रूड ऑयल को मिलेगा। तो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी में जो देख रहा हूँ क्रूड ऑयल की, वो ऑन द अपसाइड दिखती है। अभी 83-90 के आसपास WTI ट्रेड कर रहा है, मे बी अराउंड 86-87 तक जाने की संभावना दिखती है। तो यहाँ पे क्रूड पे हमारी ट्रेडर्स के लिए सलाह रहेगी कि जो भी करेक्शन आता है उसे अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए बाई करने के लिए। तो 6900 6950 जोन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है। 6750 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा। 7100 7150 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। प्रियांक, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर।